हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल इज हियर में स्वागत है। जैसा कि आपने कल हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में देखा होगा कि मैंने क्या बताया था कि आपसे मैथ्स और बायोलॉजी, मैथ्स और साइंस की फैकल्टी मैं देखूंगा, जो मेरा नाम राज है, और एसएसटी और मैथ्स इंग्लिश की फैकल्टी जय वर्मा जी देखेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैंने कल बताया था मैं आज साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कल बताया था आपको कि मैं साइंस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैं चैप्टर। Now let's start our chapter. Chapter name is micro organism. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ में पढ़ाने वाला हूँ। मैं पहले बता दूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चैप्टर को समझना है या फिर किसी भी वर्ड की डिफिनीशन आपको समझना है, तो आपको सबसे पहले उस वर्ड का मीनिंग, उस वर्ड का अर्थ समझना बेहद जरूरी है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस वर्ड, इस चैप्टर, इसकी डिफिनीशन, इस चैप्टर को समझना सबसे पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझना बेहद जरूरी है। तो हम चलो समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दो वर्ड्स आप देख रहे हैं इसमें, ये दो वर्ड से बना एक सेंटेंस, उस वर्ड है। जैसे माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, जैसे हिंदी मीडियम में मैंने लिखा है सूक्ष्म जीव, उसका माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीव। सूक्ष्म को हम कहते हैं अत्यधिक छोटा, मतलब ना के बराबर। तो यहां से हम अपनी डिफिनीशन क्लियर करेंगे। ऐसे जीव जो अत्यधिक छोटे हों या अत्यधिक छोटे हों उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लेकिन ये डिफिनीशन नहीं होगी, आप इस वर्ड से ये डिफिनीशन में जो अत्यधिक छोटे हों उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बल्कि हम डिफिनीशन इसकी ये कहेंगे। देखिए हमारे प्लानिट में कई ऐसे अर्थ में कई ऐसे जीव, कई ऐसे एनिमल, कई ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आईज या फिर नग्न आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन जिन जीवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऐसे जीव जिन्हें देखने के लिए जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज या फिर नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और हमें इन्हें देखने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? हमें देखने के जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। उन्हें हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म दर्शी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म दर्शी कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन हम रिवाइज करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं, ऐसे किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हमें देखने के लिए किसी न किसी प्रकार के यंत्र मीन्स माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। आपकी डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। लेकिन मैं आपके थोड़ा सा ज़्यादा बता दूं तो ये बताऊंगा, आपके सिलेबस से वैसे ये आता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे जीव जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं,
उन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उन्हें हम उन जीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, उन जीवों की स्टडी को आसान बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपके मन में एक सवाल उठा होगा इसे पढ़ने के बाद, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की होगी? आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। कब की थी? 1676 में की थी। 1676 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ये पॉइंट आप अपनी नोट्स में नोट करेंगे। वैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इसको अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो इससे आपको पढ़ने में और बुक को स्टडी करने में बेहद फायदा होगा। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो those organisms which cannot be seen by naked eyes, those organisms which cannot be seen by naked eyes but it can be seen by help of microscope is known as microorganism। ये आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी और हिंदी मीडियम के लिए मैंने बता ही दिया है कि ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की यंत्र की जरूरत पड़ती है, अर्थात माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। उससे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इसके आगे अभी हमने पूरा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, अभी मैंने लाइट डेफिनेशन मान के चलिए हमने पढ़ दी है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि हमें कैसे ये सूक्ष्मदर्शी सर्वाइव करते हैं इस अर्थ पर, और ये इनका कितना साइज होता है, ये कहाँ वास करते हैं, हम लोग ये सब अब आगे समझेंगे। तो आपको मैं बता दूं, देखिए हमारी अर्थ पर कहते हैं कई बहुत अत्यधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनका अत्यधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ये हर प्रकार के टेम्परेचर, हर प्रकार के एटमॉस्फेयर को टॉलरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं। टॉलरेट मीन्स सहन कर लेते हैं। कैसे सहन कर लेते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। ये कैसे हर एक टेम्परेचर, हर एक प्रकार के एनवायरनमेंट कैसे फेवरेबल अनफेवरेबल बना देते हैं, ये कब एक्टिव हो जाते हैं, कब इनएक्टिव हो जाते हैं, ये बाकी डिटेल्स अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी अर्थ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। ये बेहद अत्यधिक मात्रा में मौजूद है और ये इन्वायरमेंट, ये और ये कैसे सर्वाइव करते हैं हमारी अर्थ पर, ये हम देखेंगे। तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं ये हम देखेंगे। तो ये हम कैसे सर्वाइव करते हैं ये हम बात करेंगे इसमें। देखिए ये टॉलरेट कर लेते हैं हर प्रकार के टेम्परेचर, हर प्रकार के एटमॉस्फेयर। तो ये कैसे करते हैं? देखिए जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जीव है। ये जीव जब अत्यधिक एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये अपने चारों तरफ एक प्रकार का गीला पदार्थ सिक्रेट करते हैं, ठीक। और इस गीला पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? किस्ट कहते हैं, ठीक। ये एक प्रकार का क्या है? गीला पदार्थ है, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अपने चारों तरफ एक प्रकार का किस्ट होता है, ऐसा गीला पदार्थ सिक्रेट करते हैं। और जब तक ये किस्ट सिक्रेट रहता है, जब तक ये अपने अराउंड, अपने चारों तरफ ये गीला पदार्थ सिक्रेट किए रहते हैं, उतनी देर तक ये इनएक्टिव रहते हैं, उतनी देर तक ये असक्रिय रहते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ये कैसे, जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा, ये कैसे टॉलरेट करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं हमारी अर्थ पर। तो सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि ये जब बहुत अत्यधिक टेम्परेचर, इनके अनफेवरेबल कंडीशन बनती है,
अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में एक किस्ट नामक गीला पदार्थ ही अपने तो चारों तरफ सिक्रेट कर लेते हैं अपने अराउंड, और ये उतनी देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। और फिर जब ये कंडीशन इनके फेवरेबल हो जाती है, जब ये कंडीशन इनके फेवरेबल हो जाती है, तो ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं, ये फिर से पुनः एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कैसे? देखिए कैसे सर्वे करते हैं। जो लिखी ये, इसको आपको सिर्फ समझना है, आप इसको समझिए। पढ़ तो आप बुक से भी सकते हैं, बुक से आराम से पढ़ सकते हैं, बुक में सब लिखा है, मैंने देखा है। आप इसमें समझिए, फिर आप बुक रीड कीजिए, आपको 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे, अब ये हो गया। अब एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, फिर हम देखेंगे ये कैसे अपने इस टेम्परेचर रहते हैं, क्या इनका साइज है, कैसे यार इनका रोल है हमारी लाइफ में। देखिए पहले एक पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। आपके दो पॉइंट ये मेन है, ये आपके क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हेजिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों का वास, ये कहाँ वास करते हैं। ठीक है, हेजिटेट देखेंगे, मतलब ये कहाँ वास करते हैं। ठीक है, कहाँ निवास करते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हेजिटेट ऑफ माइक्रोब्स, देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमको क्या, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जहां जहां हम सोच सकते हैं, वेयर वी थिंक एवरीवेयर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। हिंदी में स्टूडेंट, जहां तक हम सोच सकते हैं वहां वहां माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी पूरी अर्थ में उपस्थित है। जैसे ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला सिंगल सेल के फॉर्म में पाए जाते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक कोश की फॉर्म में पाए जाते हैं, एक कोश की रूप में पाए जाते हैं, एक कोश की, जैसे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया को हम हिंदी में जीवाणु तथा प्रोटोजोआ को हम हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्रोटोजोआ ही कहते हैं। दूसरा, पहले ये सिंगल सेल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। सिंगल सेल मतलब एक कोश की जिसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है। और जो दूसरा फॉर्म है, पहला फॉर्म ये है, और जो दूसरा फॉर्म है वो कैसा है, मल्टी सेलुलर। दूसरा फॉर्म कैसा है, मल्टी सेलुलर, या फिर बहुकोशिकीय कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में आएंगे एल्गी, या फिर जिसे हम शैवाल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, फंगाई, जिसे हम कवक कहते हैं हिंदी में। देखिए
हमने कहा कैसे ये निवास करते हैं। ये जहां जहां हम सोच सकते हैं, वेयर वी थिंक एवरीवेयर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, जहां जहां हम सोच सकते हैं, जहां जहां हम देखते हैं, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। वो दो फॉर्म में, एक सिंगल सेल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक कोष की फॉर्म में जीवा और प्रोटोजोआ के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुकोष की फॉर्म में शैवाल और कवक के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, ये किसी भी, जैसे मैंने बताया, दे टॉलरेट एनी टेम्परेचर, एनी एटमॉस्फेयर, ये कैसा भी एटमॉस्फेयर टॉलरेट कर, सहन कर सकते हैं, कैसा भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैसा भी कर सकते हैं, जैसे आइस कोल्ड से लेकर हॉट, ये बहुत अत्यधिक ठंडी में भी रह सकते हैं, ये बहुत अत्यधिक ठंडी में भी रह सकते हैं, और बहुत अत्यधिक हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने में भी निवास कर सकते हैं। ये बहुत अत्यधिक ठंड में भी रह सकते हैं और बहुत अत्यधिक गर्म झरने में भी निवास कर सकते हैं, ये कहीं भी निवास कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये डिजर्ट, ये मरुस्थल में भी रह सकते हैं, मरुस्थल से ये मैरीलैंड, बहुत अत्यधिक दलदली भूमि में भी रह सकते हैं, ये मरुस्थल में भी रह सकते हैं और ये दलदली भूमि में भी रह सकते हैं। आपको समझने के लिए है, आपकी बुक में ये लिखा है आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग, लेकिन समझने के लिए ठंडी से गर्म झरने, और डिजर्ट टू मैरीलैंड में ये अत्यधिक मरुस्थल से लेकर दलदली भूमि तक रह सकते हैं। और बताऊंगा, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये फ्रूट्स, फ्लैश का मतलब होता है मांस, फ्रूट्स मतलब फल। कैसे फ्रूट्स और फ्लैश? एकदम बेकार, सड़े हुए, खस्ताहार, उनमें भी ये पाए जाते हैं। खस्ताहार फ्रूट्स, फ्लैश एकदम सड़ गया और बेकार हो गया, उनके अंदर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और ये हम किसी जगह पर माइक्रोब्स जो है बॉडी के अंदर भी मिलेंगे, बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो आपने क्लियर किया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे इनका निवास कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का रोल, सूक्ष्म जीवों का अभिनय, रोल। देखिए शुरू करेंगे, रोल। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि ये कोई किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में इनका बहुत बढ़िया रोल होगा, काफी स्टार रोल होगा। तो फिर हम सबसे पहले बता दूं, ये इनके दो प्रकार से इनके हम रोल को पढ़ेंगे। पहला यूजफुल रोल इन आवर लाइफ, पहला इनका रोल यूजफुल रोल है, और दूसरा जो रोल है वो हार्मफुल रोल है। हार्मफुल रोल में हम लोग डिजीज से रिलेटेड पढ़ेंगे, यूजफुल रोल में ये पढ़ेंगे हमें खाने के रूप में भी इनडायरेक्टली मिलते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स के पास, जलीय जीवों के पास भी खाने में मिलते हैं, इनसे मेडिसिन, चीज, कर्ड, ये सब बनाते हैं। कर्ड हम किससे बनाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं यूजफुल से। यूजफुल क्या है? यूजफुल हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, यूजफुल हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसे हमें कर्ड, दही, पनीर, मेडिसिन बनाने में हेल्प मिलती है। इनसे हमें कर्ड, पनीर, मेडिसिन बनाने में हेल्प मिलती है और काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं एक्सेट्रा। ये एक्वाटिक एनिमल, जलीय जीवों को खाने के रूप में दिया जाता है। जैसे जापान में एल्गी को सलाद के रूप में खाया जाता है, चीन में सब्जी के रूप में खाते हैं, हर प्रकार से खाते हैं। तो हम पहले अपने टॉपिक पे रहते हैं, फिर आगे बताएंगे कैसे, कहाँ कैसे व्यू करने खाते हैं।
कर्ड, दही। हमें दही किससे बनता है? दही बैक्टीरिया के संपर्क में आने से बनता है। किसके? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। अब हम ये जानेंगे कैसे ये दही बनता है। क्या ये बैक्टीरिया की दही है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कैसे दही बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। देखिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब वार्म मिल्क, ल्यूकवार्म मिल्क के संपर्क में आता है, जब यह ल्यूकवार्म मिल्क के संपर्क में आता है तो ये बहुत तेजी से मात्रा में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीपल होने लगते हैं, गुणा में बढ़ने लगते हैं, और जिससे हमारा दही बनता है। एक बार फिर से, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है? कौन सा सूक्ष्म जीव, जीवाणु मौजूद होता है? वो कौन सा जीवाणु मौजूद है? लैक्टोबैसिलस मौजूद होता है। जब हम लैक्टोबैसिलस को गुनगुने दूध में मिलता है, तब यह बहुत तेजी मात्रा में, गुणक के मात्रा मल्टीपल्स में बढ़ने लगता है, जिससे हमें दही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। मेडिसिन, पनीर, मेडिसिन, ये सब हमारे से, जैसे कॉलेरा से हमको मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती है। दूसरा हो जाएगा, एक आपने पढ़ा होगा भाई, राइजोबियम। दूसरा आपने पढ़ा होगा राइजोबियम। जब सॉइल, ये किसके लिए उपयोगी होता है? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। राइजोबियम जब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बेहद इंक्रीज कर हमें ये यूजफुल, हमारी लाइफ में यूजफुल होता है, इसीलिए हम इसे भी एक पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं, वो पॉइंट क्या है? जो माइक्रोबैक्टीरिया है, उससे हम, जैसे मैंने बताया कि वो पनीर, मेडिसिन में आता है, यूज होता है। जैसे कॉलेरा, ये तो आप पढ़ेंगे एलगी के यूजेस में। कॉलेरा से हम एंटीबायोटिक्स भी इससे हम बनाते हैं, इनसे हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। दूसरे, जैसे कॉलेरा में कॉलेशियम नाम की एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, इसमें हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। राइजोबियम से हम सॉइल फर्टिलिटी बनाते हैं, इसमें पनीर, कर्ड, मेडिसिन, ये सब भी बनाते हैं। इनसे हम जेली, आइसक्रीम, जैसे आप जेलिडियम यूज करके हम अपनी लेबोरेटरी में क्या बनाते हैं? आइसक्रीम बनाते हैं, तना जेल बनाते हैं। उसी तरह हम स्कोलेरा एंटीबायोटिक्स इसी से बनती है। राइबोजियम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वैसे कर्ड बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। इसी तरह हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल रोल करता है हमारी लाइफ में। अब देखते हैं हार्मफुल रोल क्या करता है। हार्मफुल रोल को एक अलग ही सेक्शन में डिवाइड किया गया है, उसको किसी पॉइंट के उसमें नहीं पढ़ाया गया है। हार्मफुल रोल को हमको अलग सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, उसका सेशन ही अलग है चैप्टर में। इसलिए हम सिर्फ इतना जानेंगे हार्मफुल नेचर के में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डिजीज को बढ़ावा देते हैं, ये डिजीज का कारण बनते हैं आगे चलकर। ये हमारे वाटर को मैला कर देते हैं, पॉन्ड स्कम इसीलिए से कहते हैं, इसे पॉन्ड स्कम भी इसीलिए, जैसे एल्गी को पॉन्ड स्कम कहते हैं, जैसे एल्गी को पॉन्ड स्कम कहते हैं। ये हमारे वाटर में मिलकर क्या कर देता है? वाटर को इम्प्योर कर देता है, पीने योग्य नहीं रखता है। ऐसे हम हार्मफुल, लेकिन इसका डिजीज में इसका एक अलग ही पार्ट आता है। जैसे एक मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, इसी तरह इसे पढ़ा जाता है। इसमें ये अलग से हार्मफुल रोल करता है, इसलिए हम इसे अभी अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही जान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का साइज क्या होता है।
देखिए सूक्ष्म जीवों का जो साइज है, इनका जो आकार है वह माइक्रॉन्स में नापा जाता है। अब आपको बता दूं, पहले बता दूं, 1 माइक्रॉन 0.00004 इंचेस होता है। मीटर में देखेंगे 1 × 10⁻⁻6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रॉन होता है। सूक्ष्म जीवों का जो साइज होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज होता है, वो माइक्रॉन्स में नापा जाता है। 1 माइक्रॉन 0.004 इंचेस और 1 × 10⁻6 मीटर होता है। अब देखेंगे इसका साइज क्या होता है। इनका साइज 3 से 100 mm में लाई करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज 3 to 100 mm में लाई करता है। सॉरी, माइक्रॉन्स 3 to 100 माइक्रॉन्स के बीच में होता है। अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इनके टाइप्स, इनके पार्ट्स। एक चीज और मैं बता दूं आपको नॉलेज के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो ऐसे जीव जो रोग फैलाते हैं, ऐसे जीव जो रोग फैलाते हैं उन्हें हम रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। उन्हें हम रोगाणु और रोगजनक कहते हैं। और इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। एक प्रत्यक्ष रूप में, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे डायरेक्ट में मैं आपको बता दूं एग्जांपल, छींक से, माँ के गर्भ से और लैंगिक संबंधों से, ऐसे उन्हें हम डायरेक्टली कहते हैं। और इनडायरेक्टली में आप जैसे मादा मच्छर मैंने बताया, इसके काटने ये काटता है तो दूसरे से करता है। उसी तरह जैसे आप किसी भी इन्फेक्टेड बर्तन खाते हैं, संक्रमित फल खाते हैं, उनमें आता है आपका इनडायरेक्ट। तो ये आपका अलग डिजीज में पार्ट है, इसको मैं डिजीज में बताऊंगा। अभी यहाँ पर इतना ही रखता हूँ, मैंने बता दिया आया दिमाग में। तो अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ। अब अगला हमारा पॉइंट है टाइप्स, मतलब प्रकार। इसके माइक्रोब्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार। इसमें पहला आप पढ़ेंगे, इनके प्रकार में आप पहला प्रकार आप पढ़ेंगे एल्गी। पहला आप एल्गी पढ़ेंगे। दूसरा आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया। देखिए एल्गी को हिंदी में शैवाल, बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु। तीसरा हो जाएगा आपका वायरस, जिसे हम विषाणु। चौथा हो जाएगा आपका एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस। चौथा हो जाएगा फंगाई, जिन्हें हम कवक। तथा लास्ट वन इज फिर प्रोटोजोआ, जिसे हम हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। ये आपके पास पार्ट है। इन्हें हम अलग अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एल्गी से हम लोग अब आज तो इतना टाइम नहीं है अभी इतने पढ़े, क्योंकि जितना भी पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें। जैसे हमारे सर कहा करते थे कि मतलब जितना आप खाएं उतना ही खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर लें। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के बारे में अत्यधिक अध्ययन कर लिया है। अपने मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही अध्ययन किया है। पेपर में इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। आपकी क्लास के हिसाब से 8th क्लास में ये चैप्टर आपका 3rd चैप्टर मिलेगा, 2nd चैप्टर सॉरी। तो उसके हिसाब से आपके सवाल, तो आप पहले इसको जितना पढ़ाया गया उसको आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। तो फिर हम कल से बाकी 2 कल में इस पूरे चैप्टर को मैं 4 पार्ट में खत्म करूंगा। पहले बता दूंगा सभी पार्ट 30 मिनट 35 मिनट के होंगे। और अगले पार्ट में मैं एल्गी और बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा, तो आप लोग रिवाइज करके इसको पढ़ेंगे। तो ये एल्गी और विषाणु वायरस भी पढ़ाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन टू वॉच मी एंड आल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो बस इतना अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।